सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षकों में से एक थी, एक समाज सुधारक। और वे लड़कियों के लिए अपना पहला स्कूल 1848 में पुणे में ततयसाब बीड़े के निवास या बीड़ेवाड़ा में शुरू किया। में महिलाओं के अधिकारों में सुरक्षा में भूमिका उन्हें भारत की नारीवादी आंदोलन के अग्रणी माना जाता है। उन्होंने जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव और अनुचित व्यवहार को खत्म करने का प्रयास किया। वह और उनके पति भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। भारत में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। महाराष्ट्र के साथ ज्योतिबा फुले अपने पति कवि सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। उनका जन्म स्थान सिरवल्ला में लगभग 15 किलोमीटर और पुणे में लगभग 50 किलोमीटर दूर है। सावित्रीबाई फुले लक्ष्मी और खाड़ोजी नेवासे पटेल की सबसे छोटी बेटी थी। दोनों ऐसा कहा जाता है कि यशवंत शादी करने में असमर्थ था क्योंकि उनका जन्म एक विधवा से हुआ था और समुदाय की मान्यता ऐसे लोगों की शादी की अनुमति नहीं देती थी। इसलिए फरवरी 1889 में सावित्रीबाई ने उसकी शादी अपने संगठन कार्यकर्ता दानियोबा शासन की बेटी से तय की। विधवा से जन्म पुत्र ब्राह्मण कहा जाता है कि उन्होंने यशवंतराव को गोद लिया था, एक से शादी की था। हालांकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई ने 9 या 10 साल की उम्र में अपना पति, उनके 3 भाई बहन थे, समुदाय माली। सावित्रीबाई अपनी शादी के समय अनपढ़ थी। ज्योतिराव ने अपने खेत में काम करने के साथ साथ अपनी चचेरी बहन सावित्रीबाई और सगुणाबाई सिरस्कर को अपने घर पर शिक्षा दी। एक बार जब उन्होंने ज्योतिराव के साथ अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली तो उनकी आगे की शिक्षा उनके दोस्त सखाराम यशवंत पराजय और केशवा श्रीराम भावलाकर की जिम्मेदारी थी। उसने खुद को 2 दशक दिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी नामांकित किया। पहला एक अमेरिकी मिशनरी शिक्षा फरार द्वारा संचालित संस्थान में था, अहमदनगर में, और दूसरा फोर्स पुणे में सामान्य स्कूल में था। उनके प्रशिक्षण को देखते हुए सावित्रीबाई शायद पहली भारतीय महिला शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका होती। अपनी शिक्षिका की शिक्षा पूरी करने के बाद सावित्रीबाई फुले ने पुणे में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने ज्योतिबा फुले की बहन सगुणाबाई क्षीरसागर के साथ ऐसा किया, जो एक क्रांतिकारी नारीवादी होने के साथ साथ ज्योतिराव की गुरु भी थी। सगुणाबाई सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले के साथ पढ़ना शुरू करने के कुछ समय बाद सगुणाबाई ने भीड़ेवाड़ा में अपना स्कूल शुरू किया। भीड़ेवाड़ा तत्पय साहेब भीड़े का घर था, जो उन तीनों के काम से प्रेरित थे। भीड़ेवाड़ा के पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के पारंपरिक पश्चिमी पाठ्यक्रम शामिल थे। 1851 में अंत तक सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले पुणे में लड़कियों के लिए 3 अलग अलग स्कूल चला रहे थे। संयुक्त रूप से तीनों स्कूलों में लगभग 150 छात्र नामांकित थे। पाठ्यक्रम की तरह तीनों स्कूल द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधियाँ सरकारी स्कूल में उपयोग की जाने वाली विधियों में से भिन्न थी। लेखिका दिव्या कुदुकुवारी का मानना है कि फुले के तरीकों को सरकारी स्कूलों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीकों से बेहतर माना जाता था। इस प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप फुले के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूल के नामांकित लड़कों की संख्या से अधिक थी। दुर्भाग्य से सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले की सफलता को रूढ़िवादी विचारों वाले स्थानीय समुदाय के बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कुंदुकुरी का कहना है कि सावित्रीबाई अक्सर अतिरिक्त साड़ी लेकर अपने स्कूल जाती थी क्योंकि उनके रूढ़िवादी विरोध द्वारा उन पर पत्थरों, गोबर और मौखिक दुर्व्यवहार व्यवहार से हमला किया जाता था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ज्योतिराव के पिता के घर पर रहते थे। हालांकि 1839 में ज्योतिराव के पिता ने जोड़े को अपना घर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उनका काम मनुस्मृति और उससे प्राप्त ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार पाप माना जाता था। ज्योतिराव के पिता के घर से बाहर निकलने के बाद फुले ज्योतिराव के एक मित्र उस्मान शेख के परिवार के साथ रहने लगे। यहीं पर सावित्रीबाई की मुलाकात फातिमा बेगम शेख नामक एक करीबी दोस्त और सहकर्मी से हुई। शेख के एक प्रमुख विद्वान नसीरुद्दीन सैयद के अनुसार फातिमा शेख पहले से ही पढ़ना और लिखना जानती थी। उनके भाई उस्मान, जो ज्योतिबा के दोस्त थे, ने फातिमा को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। वह सावित्रीबाई के साथ नॉर्मल स्कूल गई और दोनों का एक साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी। फातिमा और सावित्रीबाई ने 1849 में शेख के घर में एक स्कूल खोला।
1850 के दशक में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने 2 शैक्षिक ट्रस्टों की स्थापना की। वे हकदार थे नाइटिंगेल स्कूल पुणे और महात्मा और वगैरह की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोसाइटी इन दोनों ट्रस्टों से अंततः कई स्कूलों को शामिल कर लिया, जिनका नेतृत्व सावित्रीबाई फुले और बाद में फातिमा शेख ने किया। ज्योतिराव ने 15 सितंबर 1853 को ईसाई मिशनरी पत्रिका ज्ञानों को दिए एक साक्षात्कार में सावित्रीबाई उनके काम का संरक्षण देते हुए कहा, मुझे ये ख्याल आया कि माँ के कारण बच्चे में जो सुधार आता है वह बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा होता है। इसलिए जो लोग इस देश की खुशी और कल्याण से चिंतित हैं, उन्हें निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और अगर वे देश की प्रगति चाहते हो तो उन्हें ज्ञान प्रदान कर हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया, लेकिन मेरे जाति भाइयों का यह पसंद नहीं आया कि मैं लड़कियों को पढ़ा रहा हूँ और मेरे अपने पिता ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। स्कूल के लिए कोई जगह देने का तैयार नहीं था और ना ही हमारे पास इसे बनाने के लिए पैसे थे। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन लाहूजी रथ मांग और रानबा महार ने अपने जाति भाइयों को शिक्षित होने के लाभों के बारे में समझाया। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने अलग अलग जातियों का बच्चों को पढ़ाया और कुल 18 स्कूल खोले। इस जोड़े ने स्कूल भी खोले और एक देखभाल जिसे बलात्कार प्रतिबद्ध गृह कहा जाता है, गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए और उनके बच्चों को जन्म देने और बचाने में मदद करेगा। केंद्र बच्चों की हत्या रोकेगा। सावित्रीबाई और उनके दावक पुत्र केवल यशवंत ने दुनिया भर में तीसरी महामारी से प्रभावित लोगों को इलाज के लिए एक क्लिनिक खोला, ब्लू मॉर्निंग क्लब। जब यह 1897 में नलासोपारा के आसपास के क्षेत्र में दिखाई दिया, क्लिनिक पुणे से बाहरी इलाके में संक्रमण से मुक्त क्षेत्र में स्थापित किया गया था। पांडुरंग बाबाजी गायकवाड़ के बेटे को बचाने की कोशिश में सावित्रीबाई की वीरतापूर्वक मृत्यु हो गई। यह जानने पर कि गायकवाड़ का बेटा मुड़वा के बाहर महर बस्ती में प्लेग से संक्रमित हो गया, सावित्रीबाई फुले उसके पास पहुंची और उसे अपनी पीठ पर लदाकर अस्पताल ले गई। इसी प्रक्रिया में सावित्रीबाई फुले प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1857 को रात 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई।